हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, सॉरी फॉर डिले। आज मैं लेक्चर 4 के अंतर्गत मैं दो लेक्चर लेने वाला था, मगर आज एक थोड़ा सा बड़ा लेक्चर लूँगा जिससे कि उस समय की भरपाई हो सके। ठीक है, आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा इस लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूंगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी, इसको मैं पूरा कवर करूंगा इस लेक्चर के दौरान। और इसके बीच में आप सभी को बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हों किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को, ये आप सभी के आपकी हेल्प होने वाली है। लेक्चर की ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ एक टेस्ट भी मैंने क्रिएट किया हुआ है बाइलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें, बिकॉज यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं उसका आप टेस्ट भी करते हैं, तो एक तरीके से आप पूरे पक्के हो जाते हैं कि हाँ भाई जो पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट भी दिया एंड आई एम ओके। ठीक है, तो लेक्चर के साथ इंगेज होते हैं, शुरू करते हैं। पहली चीज़, हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने जब भी आपको बताया तो बताया कि गोल्डन एरा की अपनी सिविलाइजेशन है। हड़प्पा सभ्यता की इसमें कुछ विशेषताएं भी रही होंगी कि भाई इसको ऐसा क्यों कहा गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हम देखते हैं। इसकी राजनीतिक अगर विशेषता को देखी जाए तो सबसे पहली चीज़ है क्या, हड़प्पा सभ्यता में केंद्रीकृत शासन मौजूद था, क्योंकि माप तोल की प्रणाली नगर निर्माण योजना में एक रूपता दिखाई देती थी। मतलब क्या, माप तोल की प्रणाली थी, नगर निर्माण योजना में एक रूपता दिखाई देती थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको इसके लेक्चर के पहले वाले दौरान भी बताया था कि किस तरीके से जो नगर हैं उनका बढ़िया से निर्माण हुआ। अगर कोई गरीब का मकान है तो एक जैसा दिखता है, अमीर का मकान तो एक जैसा। उसी तरीके से इनकी माप तोल की प्रणाली थी। इसका मतलब है कि विनिमय की जो प्रणाली थी ऑलरेडी इनके में डेवलप हो गई थी सभ्यता में। अब यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पाते हैं, शासन का संचालन वाणिज्य वर्ग, व्यापारी वर्ग के हाथों में था। किसके हाथों में था? शासन का संचालन वाणिज्य वर्ग, व्यापारी वर्ग के हाथ में था। अभी आप वर्गों का विभाजन देखेंगे तो उसमें बाकी सब चीज़ें पढ़ेंगे, मगर हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक खास बात थी कि जो वाणिज्य वर्ग था यही शासक वर्ग था। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये आ सकता है। ठीक है, हम चलते हैं अगली स्लाइड पे अपने। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन के तौर पे देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कृषि आधारित थी, एग्रीकल्चर के यहाँ पर मिले हैं। पशुपालन भी हुआ, शिल्प तथा उद्योग धंधे भी यहाँ पर बहुत अच्छे फ्लरिश दिखे। व्यापार वाणिज्य में हम देखते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार भी हुआ है और विदेशी व्यापार भी हुआ है। मेसोपोटामिया से इसके साक्ष्य भी मिले हैं विदेशी व्यापार के। अभी आगे इस चीज़ को आप देखेंगे। देखिए कुछ खिलौने आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब ये लोग शिल्पकारी में भी बहुत अच्छे डेवलप थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की कला। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कला में किसकी? वास्तुकला की बात करते हैं। वास्तुकला में हम क्या पाते हैं? भवन निर्माण कला इनकी बहुत अच्छी थी एंड इनके पास वृहत स्नानागार, मतलब एक बड़ा स्नानागार था। स्नानागार जैसे कि आप इस टाइम का स्विमिंग पूल आप देख लीजिए, तो वैसा ही इनके पास उस टाइम में भी था। तो आप सोच सकते हैं कि इतने समय पहले स्विमिंग पूल में ये लोग नहाया करते होंगे। स्नान कुंड थे, अन्नगार था, मतलब अनाज रखने की एक पूरी सुचारू व्यवस्था थी सुरक्षित तौर पे। और इसके जो साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं एंड हड़प्पा से भी प्राप्त हुए हैं। सभा भवन भी मिला हुआ है, पुरोहित आवास मिले हैं, गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है। क्या, कौन सा बंदरगाह मिला है? गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है। विशाल जलाशय भी यहाँ पे था। ओके, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। मूर्तिकला, मूर्तिकला में पाषाण मूर्तियाँ, तो ये आप देख रहे हैं बगल में आपकी बहुत ही फेमस मूर्ति है। ठीक है, आप जब भी किसी का भी लेक्चर देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, तो इस मूर्ति का जिक्र जरूर आप पाएंगे कि किस तरीके से ये मूर्ति है। ये मूर्ति देख लीजिए उस समय की कैसी है। ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। हड़प्पा से प्राप्त जो मूर्तियाँ हुई वो धातु की मूर्तियाँ थी एंड मृद मूर्तियाँ यहाँ पर थीं। ओके, सामाजिक संरचना तथा जीवन यापन का स्वरूप कैसा है इनका?
इसके बारे में मैं आगे और भी विस्तार से ले चलूँगा, मगर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। वर्ग भेद, मतलब वर्ग व्यवस्था यहाँ पर चल रही थी। खान पान में भी अंतर होगा अगर वर्ग व्यवस्था है तो। वेशभूषा, इनकी पहनावे की भूषा, आमोद प्रमोद एंड स्त्रियों की दशा, इस आधार पर सामाजिक संरचना को बांटा गया है और इसका एक्सप्लेनेशन अभी आगे मैं अच्छे से करने वाला हूँ। हड़प्पा सभ्यता का धर्म, हड़प्पा सभ्यता के अगर धर्म के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर क्या था? मात्र देवी की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, द्विमुख देवता देवदासियाँ, लिंग की पूजा हुआ करती, योनि पूजा, नागोपस्थान, वृक्ष पूजा, पशु पक्षी की पूजा एंड प्रतीकोपासना, मतलब प्रतीकों की उपासना, जिसमें सूर्य पूजा और जल पूजा भी है। योग, पूजा विधियाँ, मूर्ति पूजा, अंत्येष्टि और धार्मिक निष्ठा व प्रथाएं। अंत्येष्टि के बारे में भी आगे बहुत ही दिलचस्प आपको चीज़ें मिलेंगी। आप जब धर्म के बारे में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में धर्म का वहाँ पर विकास हो गया था और ये पूजा पाठ में कितना बिलीव रखते थे, आप इस चीज़ को यहाँ पर पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके हड़प्पा सभ्यता के धर्म से रिलेटेड। सिंधु सभ्यता की देन, अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता से हमें मिला क्या। पहली चीज़, हम भौतिक पक्ष को इसके देखते हैं। भौतिक पक्ष के तौर पे हमें क्या क्या मिला? कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले, मृद भांड मिला, गृह व दुर्ग निर्माण हमें देखने को मिला, ब्राह्मी लिपि मिली एंड आहत सिक्के मिले। वहीं पर धार्मिक तत्व हमें क्या मिला? शिव पूजा, शिव की आराधना, मात्र देवी की उपासना, यज्ञीय परंपरा, मूर्ति पूजा, वृक्ष एवं पशु पूजा, नाग पूजा, योग परंपरा एंड जल पूजा। ये है धार्मिक तत्व। सिंधु सभ्यता की देन है कि आज के समय में आपको ये जो चीज़ें दिखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें और ये पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें, तो ये कब से हैं? हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से ही ये चली आ रही हैं। यहाँ पर आप एक लिपि देख रहे हैं, इस लिपि का विवरण भी आगे मैं करूँगा कि किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन की यहाँ पर लिपि है। बट इस लिपि के बारे में अभी बता देता हूँ कि इसको अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसको पढ़ा नहीं जा सका, ना इनका कोई निकाला जा सका कि इसमें लिखा क्या गया है। चलते हैं आगे। माप तोल प्रणाली देखते हैं। मैंने शुरुआत में बोला हड़प्पा सभ्यता में माप तोल की मानक प्रणाली थी। मानक प्रणाली मतलब कि भैया कौन सा सामान कितने में यहाँ पर लिया जाएगा, हाँ, इसकी मापक प्रणाली यहाँ पर विकसित थी। मोहनजोदाड़ो से तराजू एवं लोथल से हाथी दांत का स्केल मिला है। कैसे? मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? तराजू, और लोथल से क्या मिला है? हाथी दांत का स्केल। स्केल से क्या भैया, यहाँ पर कपड़ा भी नापते होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नाप जोक का जितना काम होता होगा स्केल बना चुके थे ये। तराजू से मापने का काम यहाँ से समझ में आता है। कहाँ से साक्ष्य मिले? लोथल से। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली मतलब लेन देन की प्रणाली में क्या था? मोहरें मिली हैं, मतलब सिक्कों के द्वारा भैया लेन देन शुरू हो चुका था। उनका प्रयोग पहचान अंकित करने व सील लगाने में किया जाता था। मतलब किसका? मोहरों का प्रयोग पहचान अंकित करने और सील लगाने में। आप ये चित्र देखे हैं और जिन जिन लोगों ने मोहनजोदाड़ो मूवी भी देखी होगी तो उसमें भी ये दिखा होगा कि एक सींग वाला हिरण या पशु, जो भी वहाँ पर बोला गया इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ लिखा भी हुआ है इनकी भाषा में, अभी इसको डिकोड नहीं किया जा सका है, मगर इसकी बहुत मान्यता थी। जो पशु आपको दिख रहा है इसकी बहुत मान्यता है। व्यापारी का प्रमाण मेसोपोटामिया के सम्राट के अभिलेख से हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध थे। तो मेसोपोटामिया भी एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया के सम्राट के अभिलेख से, जो उनके सम्राट का अभिलेख था, वहाँ हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध के बारे में भी हमें पता चला। एंड जो प्रमाणी, जो इसका है प्रमाण दिलमन, प्रमाण दिलमन कहाँ है?
बहरीन में इस टाइम स्थित है। मकान मकराना और मेलुहा हड़प्पा सभ्यता में स्थित है। यहाँ से इन सारी चीज़ों के प्रमाण मिले हैं व्यापार की। चलते हैं आगे। सामाजिक संरचना के तौर पे हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना किस तरीके से इनकी रही होगी। तो मैंने सामाजिक संरचना भी पहले बताया, तो उसका मैंने बताया कि मैं विस्तार यहाँ पे करने वाला हूँ। सामाजिक संरचना के तौर पे हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था कितने मतलब आधार क्या बनाया गया? वर्ण व्यवस्था का आधार रंग, कर्म और जन्म, इस आधार पे। एंड इसके प्रकार क्या निकल के हैं? चतुर्वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहाँ पर मैंने बताया है कि जो ये व्यापारी वर्ग था यही यहाँ पर शासक वर्ग था। द्विवर्ण व्यवस्था भी देखने को मिली हुई है साक्ष्यों के दौरान। इसमें ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण, और इसके जो साक्ष्य मिले हैं विशेषकर दक्षिण भारत में पाए गए हैं। दक्षिण भारत से हमें क्या पता चला है कि भैया वर्ण व्यवस्था 2 भागों में, एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। उसी प्रकार से दास प्रथा, दास बनाने की प्रथा भैया आज से नहीं है, ये सिविलाइजेशन के समय से है। आधार बनाए जाने, दास के बनाए जाने का आधार क्या था? युद्ध बंदी, मतलब जब युद्ध लड़ते थे वहाँ पर जो बच जाते थे लोग वो बंदी बना लिए जाते थे, उनको दास बनाया जाता था। कर्जदार व्यक्ति, जैसे किसी साहूकार ने, किसी वैश्य ने यहाँ पर किसी को कर्ज दिया है, या फिर किसी व्यक्ति ने अगर किसी को वहाँ पर कर्ज दिया है, मगर वैश्य वर्ग का ज़्यादा उसमें विवरण मिलेगा आपको इतिहास के समय से ही साहूकारों का, जिसमें क्या था कि अगर कर्ज नहीं चुका पाते थे, इनकी ज़मीनें ले ली जाती थी, इनको अपने यहाँ पर बेगारी में काम करने के लिए कर दिया जाता था और दास के तरीके से फिर रख लिया जाता था। तो कर्जदार व्यक्ति भी यहाँ पर दास बन जाते थे। खरीद बिक्री द्वारा, मतलब लोग अपने दासों को भी बेचा करते थे। मतलब क्या था कि यहाँ पर दास का विनिमय भी हो जाता था भैया, दास भी बिक जाते थे। ठीक है कि हमारा दास इतने में ले लो। दास का उपयोग हम देखते हैं, दासों का उपयोग किस किस में होता था? घरेलू कार्यों में होता था एंड आर्थिक उत्पादन में भी दासों के कार्य देखते हैं। और भैया दासों से आप जो जो काम ले सकते हैं भैया वो सब सारे लिए जाते होंगे, बट ये मोटे मोटे 2 कार्य लिखे हैं। एंड दास ऐसा नहीं कि दास मतलब स्त्रियां ही हैं, दास का मतलब पुरुष भी हैं, स्त्री एवं पुरुष दोनों दास होते थे। ऐसा नहीं है कि भैया केवल स्त्रियां ही दास हुआ करती थीं, स्त्री पुरुष दोनों दास हुआ करते थे। यहाँ पर चलते हैं आगे, महिलाओं की स्थिति के बारे में देखते हैं। उससे पहले कुछ आभूषण देख लीजिए। यहाँ पर हड़प्पन सभ्यता से ये जो सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल से पाई गई हैं, ये सारे आभूषण भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से साजो सज्जा का सामान यहाँ पर उपलब्ध है। महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छी थी कब कहेंगे, मतलब महिलाओं की अच्छी स्थिति होती ये हम कब कहेंगे? जब उनको शिक्षा का अधिकार मिला होता, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी होती। मतलब ये 2 पॉइंट अगर हुए हैं तो यहाँ पर हम महिलाओं की अच्छी स्थिति की चर्चा कर सकते हैं। बट निम्न स्थिति के बारे में देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है महिलाओं की स्थिति में? पहला बाल विवाह, दूसरा पर्दा प्रथा, मतलब भैया ढक के रहना है, पर्दा प्रथा। बाल विवाह मतलब कम उम्र में ही शादी कर देना, मतलब बालपन में ही शादी कर देना। सती प्रथा मतलब अगर किसी का पति मर गया तो उसी के साथ ही उसको भी दफना देना या फिर उसको भी जला देना, ये सती प्रथा। देवदासी प्रथा एंड विधवा प्रथा, और साथ ही साथ बहुपति प्रथा, ये सारी चीज़ों के भी देखने को मिलता है कि महिलाओं के निम्न जीवन होने पर कौन कितना ज़्यादा निम्न जीवन यहाँ पर देखे गए हो सकते हैं। चलते हैं आगे। हम पाते हैं यहाँ पर रहन सहन, खान पान और साज सज्जा के तौर पर इन सारी चीज़ों को कैसे देखा गया। पहली चीज़, ये शाकाहारी भी थे और ये मांसाहारी भी थे। ऐसा नहीं था कि भैया ये लोग हर कुछ खाते थे। इनमें आपको शाकाहारी भी दिखेंगे
एंड मांसाहारी भी आपको दिखेंगे, जैसे आज के समय में दिखता है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। एंड आज के समय की बात की जाए तो आपको एगिटेरियन भी दिख जाएंगे, वेजिटेरियन भी, फिशिटेरियन भी, जो केवल फिश खाते हैं और वेजिटेबल खाते हैं। एगिटेरियन मतलब एग खाते हैं और वेजिटेबल खाते हैं, एगिटेरियन हो गए। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर आज के समय में डेवलप हो गए हैं भैया। पहले क्या था, बस दुइये पैमाना था, या तो आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। मगर आज के समय में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, और सर्वाहारी के अंदर में भी कई सारे आ जाते हैं। रीति रिवाज, ठीक है, रहन सहन में क्या था, इनके रीति रिवाज भी डेवलप हो गए थे बहुत ही बढ़िया से। मनोरंजन के साधन के तौर पे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आंतरिक मनोरंजन के साधन क्या कहते हैं, पासा खेलना। भैया पासा खेलना महाभारत से खुद आप देखेंगे इसके प्रमाण अच्छे खासे लेवल पे मिलते हैं, कहानी भी जुड़ी है द्रौपदी वाली। उसी तरीके से पासा खेलना कहाँ से शुरू हुआ, यहीं से प्रमाण मिल गया। खिलौना खेलना, खिलौना मैंने आपको दिखाया भी, खिलौने किस प्रकार से। बाह्य मतलब बाहर मनोरंजन के तौर पे लोग क्या इस्तेमाल करते थे, शिकार करते थे, शिकार खेलना। पशु पक्षी लड़ाना मतलब भैया मुर्गा उर्गा लड़ाना ये लोग जान गए थे। नौका विहार मतलब नौका बनाए थे, नौका से रेस करना, ये सारी चीज़ें भी हैं मनोरंजन के तौर पे। रेस करना हो गया, फिर नौका से घूमना टहलना हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें। अंत्येष्टि के तौर पे हम देखते हैं, अंत्येष्टि के तौर पे दो चीज़ें यहाँ पर पाई गई, समाधिकरण पाया गया है और दाह संस्कार। समाधिकरण मतलब कि भैया दफना देना, ठीक है, समाधि इसी को कही गई। और वहीं पर दाह संस्कार मतलब लाश को जला देना, वो दाह संस्कार हुआ। अब हम देखते हैं वर्गीय विभाजन के तौर पर। वर्गीय विभाजन, विद्वान मतलब ब्राह्मण, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, मैंने आपको पहले बताया। और यही वो वर्ग है जो यहाँ पर शासन का काम किया, व्यापारी वर्ग। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रमाण क्या क्या कहाँ से मिले हैं। लोथल से पासा एवं शतरंज बोर्ड का साक्ष्य मिला है। पासा और शतरंज बोर्ड का कहाँ से साक्ष्य मिला है, लोथल से। हड़प्पा से क्या मिला है, सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कपास के उत्पादन की जानकारी भी यहाँ पर युक्त मिली हुई है हड़प्पा से। लोथल युग्मित समाधान साक्ष्य मिले हैं। युग्मित समाधान मतलब यहाँ पर सती प्रथा को ये संकेत कर रहा है। युग्मित मतलब क्या, कि यहाँ पर दो लाशों को एक साथ दफनाया मिला है, मतलब यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले। तो यहाँ पर क्या पता चला कि सती प्रथा होने का ही पता चला कि भैया क्या पता यहाँ पर अगर पति मर गया हो तो पत्नी को भी साथ में दफनाने का भी रिवाज हो। तो ये साक्ष्य हमें कहाँ मिला है, लोथल से मिला है, जहाँ पर युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले हैं। हाथी के दांत की कंघी के साक्ष्य, तांबे की दर्पण ये भी मिला हुआ है। प्रजातियाँ कहाँ कहाँ से हैं, भूमध्य से हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई हैं, मंगोलाइड हैं एंड अल्पाइन हैं। एंड लिपि के तौर पे हम देखते हैं क्या चीज़ है, हड़प्पा सभ्यता में मोहर, ताम्रपत्र एवं मृद भांड पर लिपि के साक्ष्य मिले हैं जो चित्रधारी थी। सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह यू मिलता है। यू क्या है, यहाँ का सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह यू। जब लिपियाँ देखी गई, लिपियाँ कहाँ पर, मृद भांड पे हैं, ताम्रपत्र पे भी हैं लिपियाँ, और यहाँ पर चित्रधारी थी। और चित्रधारी में किसको, यू शेप को सबसे ज़्यादा पाया गया। मगर इस चीज़ को अभी डिकोड करना पॉसिबल नहीं हो पाया है कि इस यू शेप का राज क्या है। ओके, चलते हैं आगे। मोहरे, मोहरे देखते हैं, आयताकार एवं वर्गाकार होती थी। मोहरे कैसी होती थी, आयताकार एवं वर्गाकार होती थी। मुख्यतः वर्गाकार मोहरे प्रचलित थी। कैसी मोहरे प्रचलित थी, वर्गाकार मोहरे प्रचलित थी, ये भी याद रखिएगा। तांबे एवं सेल खड़ी चूना पत्थर की बनी होती थी मोहरें। मोहनजोदाड़ो से पशुपति शिव की आकृति वाली मोहरें मिली हैं। कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदाड़ो से पशुपति शिव की आकृति वाली मोहरें मिली हैं। शिव के दाईं ओर हाथी एवं बाघ हैं, तो बाईं ओर भैंस एवं
गेंडा है तथा नीचे पाँव के पास हिरण है। भैया यहाँ पर ये सिक्का मिला हुआ है, मुहर जिसे कहा गया, और उस मुहर के दाएं बाएं और नीचे क्या है ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हड़प्पा निवासी कांसे का निर्माण करते थे। कांसा क्या था भैया? ये मिश्रित धातु बनाने के इतने करीब थे, मिश्रित धातु बनाते थे। जैसे कांसा किससे बना? तांबे एवं टिन के मिश्रण से बनाया जाता था। और भैया ऐसा नहीं है कि तांबे का कोई कुछ भी अंश ले लिया और टिन का, इसका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है और तभी जब आप उसको लेते हैं तभी आप कांसे का निर्माण कर सकते हैं। तो ये इतना सीख गई थी ये सिविलाइजेशन कि ये कांसे का निर्माण करने लगे थे। कांसा तांबे और टिन से ज़्यादा मजबूत होता था और रिलायबल होता था। ओके, हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हम देखते हैं मनके बनाने का कारखाना चनहुदड़ों में था। चनहुदड़ों से कहाँ मिला? हमें मनके बनाने का कारखाना मिला। बहुमूल्य पत्थरों एवं सेल खड़ी से मनकों का निर्माण किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर जो थे वहाँ पर और सेल खड़ी से मनकों का निर्माण यहाँ पर किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी पर मंदिर नहीं थे। मूर्ति तो मिली मगर मंदिर के साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, वरना ये सोच लेंगे कि आप कि मंदिर था, मूर्ति थी तो मंदिर भी होगा। नहीं, हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं मगर मूर्तियों के मिले हैं। मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मात्र देवी की उपासना यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के। अब हम सीधे चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में देखते हैं कि भैया ये सभ्यता जब इतनी अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, तो ये विनाश के कगार पे कैसे पहुंच गई, यहाँ पर दिलचस्प देखना होगा। तो जो तर्क आए हैं और जो कुछ साक्ष्य हमें इंडिकेट करते हैं उस आधार पे हम ले चलते हैं। पहला, आकस्मिक पतन का सिद्धांत आता है कि भैया ऐसे ही पूरी सभ्यता खत्म हो गई होगी, जैसे आपके डायनासोर्स अचानक से सब खत्म हो गए, वैसे ये भी हो सकता है कि ये भी विलुप्त हो गए। और दूसरा साक्ष्य मिलता है कि आर्य आक्रमण से पतन, मतलब कि जब आर्य आए उनके इन्वेजन के टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन तैयार नहीं थी कि भाई उस लेवल फाइट कर सके। तो क्या पता आर्यों ने क्या किया हो, इनको ख़त्म कर दिया हो मार के पूरी सिविलाइजेशन को, ये भी हो सकता है। मगर इसका पूरा तात्विक प्रमाण नहीं है। कोई भी क्या है, पूरा तात्विक प्रमाण नहीं है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि क्या हड़प्पा सभ्यता के पतन के ये प्रमाण हो सकते हैं, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी होगा। इसमें इसका पूरा तात्विक प्रमाण नहीं है, ये लोगों की बस कल्पना मात्र है। यहाँ पर हम देखते हैं परिस्थिति असंतुलन का सिद्धांत भी है कि भैया परिस्थितियाँ असंतुलित हो गई होंगी, आपस में ही सब कुछ हो गया होगा, निपटा दिए होंगे। बाढ़, सूखा, नदियों का मार्ग परिवर्तन होना। तो अब मोहनजोदाड़ो की मूवी में भी आप देखे थे, उसमें क्या था कि भैया बाढ़ आ गई और पूरी की पूरी सिविलाइजेशन उसमें निपट गई होगी, मगर वहाँ पर बचाता हुआ दिखाएगा कि भाई सिविलाइजेशन को बचा लिया। बट एक और भी थॉट आता है कि बाढ़ और सूखे भी वजह हो सकते हैं इस सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के। वहीं पर हम आगे क्या देखते हैं, जल स्तर का ऊपर उठना, मतलब जल स्तर इतना ऊपर उठ गया था कि भूमि ये खत्म हो गई हो, कि जितने भूमि पूर रहे हो तो जलमग्न होने का। कृषि उत्पादन में कमी, मतलब ये जो खेती किया करते थे, खेती एकदम कम हो गई, खाना रह ही नहीं गया, तो ये खाते क्या बेचारे, तो कृषि उत्पादन में कमी की वजह से ख़त्म हो सकते हैं। अधिशेष में कमी, और इसके बाद हम क्या देखते हैं, शिल्प उद्योग इनका कमज़ोर हो गया हो। यहाँ पर हम बहुत सी चीज़ें देखेंगे कि कैसे इनके शिल्प उद्योग अगर कमज़ोर हो गया हो तो भी ये सभ्यता ख़त्म हो सकती है धीरे धीरे करके। तो ये सारे क्या है कि बस एक साक्ष्य मात्र हैं, बट इसका कोई प्रमाणिक नहीं है कि यही कारण हो सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और इसमें आप चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन इन्वॉल्व थे। पहला है लिस्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिकल जो यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने यहाँ पर आपके लिए कर दिया है, तो आप अपनी मदद स्वयं से कर लें कि इसमें आप किस में कंफर्टेबल हैं। जैसे यहाँ पर दयाराम साहनी जी का जिक्र है
कि इन्होंने 1921 से 1923 में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन की यहाँ पर इन्होंने क्या की, खोज की। पंजाब पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में रवि नदी के तट पर यह स्थित है। यहाँ पत्थर से बने नृत्य नटराज और 37 कब्रिस्तानों की खुदाई की गई, मतलब सेमेट्री जो थी 37 सेमेट्रीज यहाँ पर खोदी गई। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। हम देखते हैं कि मोहनजोदारो का कहाँ से मिला हमें, 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा इसकी खोज हुई। पंजाब पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर यह सभ्यता इनको मिली। ग्रेट बाथ यहाँ पर पाया गया और यहाँ पे कॉलेजिएट बिल्डिंग और असेंबली हॉल भी पाए गए हैं। साइट की ये विशेषता थी, सबसे बड़ी विशेषता यही थी, ग्रेट बाथ, आप याद रखिएगा। पशुपति महादेव प्रोटोसिव की सील और बने हुए सूती कपड़े की खुदाई की गई। जब खुदाई की गई तो ये चीज़ मिले, सूती कपड़े मिले एंड जो पशुपति महादेव हैं इनकी सील बनी मोहरें भी यहाँ पर मिली। चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं चनहुद्रो के बारे में। चनहुद्रो सिंध पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है। यहाँ पर हम देखते हैं 1931 में इसकी खुदाई हुई और एनजी मजूमदार ने इसको खोजा। ये सिंध पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित है। यह केवल सिंध साइट है जिसमें कोई गढ़ नहीं है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर बैलगाड़ी और इक्का के कांस मूर्तियाँ और एक छोटे से बर्तन का सुझाव दे उतनी अच्छी तरीके से खुदाई की गई। मतलब यहाँ पर जो मिला है, इक्का का मिला है, बैलगाड़ी मिला है एंड छोटे से बर्तन मिले हैं। ठीक है, हम चलते हैं आगे। लोथल के बारे में हम देखते हैं। लोथल कहाँ, आज में करंट में ये गुजरात है। ठीक, 1954 में एस.आर. राव द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई। भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। सिटी को गढ़ और निचले शहर और डाक यार्ड भी मिले हैं, डाक यार्ड मिले हैं और निचले शहर और गढ़ भी मिला। यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। और ये भी याद रखिएगा जो मैं बताता जा रहा हूँ कि यहाँ पर एग्जीक्यूट किया किसने, एस.आर. राव ने 1954 में लोथल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम चलते हैं कालीबंगा के बारे में देखते हैं। करंट में या राजस्थान, 1961 में बीबी लाल द्वारा इसका उत्खनन किया गया। घग्गर नदी के तट पर यह स्थित है कालीबंगा एंड यहाँ से जुताई वाले खेत मिले हैं, लकड़ी के फर मिले हैं, 7 अग्निवेदियाँ मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ और 2 प्रकार के बरगलों, वृत्ताकार कब्र और आयताकार कब्र भी यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पे बरियल्स इसको लिखना चाहिए था, हिंदी ट्रांसलेट सही नहीं हो पाया है, ये बरियल्स हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हम चलते हैं आगे। हम देखते हैं कि धौलावीरा यहाँ से क्या मिला हमें, 1967 से 68 में जेपी जोशी द्वारा इसको खोजा गया। गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के तट पर यह स्थित है। यहाँ अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली मिली है। मतलब भैया ऐसी जल प्रबंधन प्रणाली नहीं देखने को मिली इससे पहले। हड़प्पन शिलालेख और स्टेडियम के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, धौलावीरा से। एंड सरकोटदा गुजरात से हमें क्या मिला है, 1972 में जेपी जोशी द्वारा इसे खोजा गया। यहाँ से हमें मिला है साबरमती और भोगाऊ नदियों के बीच स्थित है यह चीज़। यहाँ से हमें सरकोटदा से यहाँ पर घोड़े, अंडाकार कब्र और गड्ढे दफनाने की साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर भी हमें बरियल्स मिले हुए हैं जहाँ पर कब्रें मिली हुई हैं, अंडाकार और गड्ढे मिले हुए हैं। चलते हैं आगे। हम देखते हैं बनवाली कहाँ है, बनवाली
हरियाणा में है। यहाँ पर हम देखते हैं 1973 में आरएस्ट विस्ट द्वारा इसे खोदा गया। ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित सरस्वती नदी आज के समय में विलुप्त हो चुकी है। आप ये भी पाते हैं प्रयागराज में आप क्या देखते हैं, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी। त्रिवेणी इसलिए बोला गया, वहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती किसी समय में तीनों नदियों का समागम वहाँ पर मिलना हुआ करता था, बट सरस्वती नदी इस टाइम विलुप्त हो गई है, तो वहाँ पर गंगा और जमुना नदी इस टाइम मिलती हैं। पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति और अच्छी गुणवत्ता वाले जौ के साक्ष्य पाए गए हैं। कहाँ से? बनवाली, हरियाणा से। आप खेती के तौर पे देखेंगे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं, जौ का सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ पर पाया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब हम पढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 1920 के दशक में खुदाई की जाने वाली अपनी साइटों में से पहली ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत की थी। हड़प्पा की खोज और उसके तुरंत बाद मोहनजोदारो काम की परिणति 1861 में ब्रिटिश राज में हुई एंड भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना भी यहीं पर 1861 में हुई। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में इसको बनाया गया, फाउंड किया गया एंड ये ब्रिटिश राज के अंतर्गत ये फाउंड हुआ। इस चीज़ को भी आपने देख लिया। प्यारे बच्चों, अभी आपने करंट में राखी गढ़ी के बारे में भी सुना होगा कि सबसे ज़्यादा बड़ी, मतलब कहा जाए कि राखी गढ़ी जो यहाँ पर है सबसे ज़्यादा बड़ी पाई गई आकार के मामले में सभ्यता, एंड उस पर पूरी रिसर्च चल रही है, बट पर्टिकुलरली नहीं कहा गया है उस पर कि किसने राखी गढ़ी की खोज की। बट क्योंकि राखी गढ़ी को खोजने में एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, बहुत सारे लोगों का योगदान है, इसीलिए पर्टिकुलर एक व्यक्ति के नाम पर राखी गढ़ी के बारे में नहीं कहा गया। मगर राखी गढ़ी के बारे में अगर सवाल आता है तो सबसे चीज़ क्या है कि अभी ये करंट में खोजी गई है, सबसे नई खोजी गई साइट है राखी गढ़ी यहाँ पर, और ये सभी सिविलाइजेशन से सबसे बड़ी सिविलाइजेशन होने का इसको दावा किया जा रहा है राखी गढ़ी को। आप टेस्ट को जरूर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और जो भी एंट्रेंस की तैयारियां कर रहे हैं और उनको अगर BW कैंपस के कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो वह कॉल कर लें नीचे दिए गए नंबरों पे 70-852-012, 89-57-054-842 पर। यहाँ पर आपकी बेहतर हेल्प हो जाएगी और आपकी पढ़ाई रन करेगी। लेक्चर की PDF और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे हैं और टेस्ट का लिंक आल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन करें, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपने विचारों को रखें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग को शेयर करें और जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और आपको और चीज़ें इसमें क्या देखने को मिलने वाली हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।